कर रहे हैं, लेकिन शहर के शहर अब रूस के कब्जे में जा रहे हैं। खेरसान के बाद अब खार्किव पर बमबारी थी, लेकिन अब मारियुपोल। रूस के रक्षा मंत्री शोइगु ने व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खबर दी है कि मारियुपोल रूस के कब्जे में है। देश का रक्षा मंत्री तब तक राष्ट्रपति को खबर नहीं देगा जब तक कि 100% कब्जा ना हो जाए। और मारियुपोल, मैं बार बार कहता हूं, अगर आप देखिए ध्यान से कि मारियुपोल एक स्ट्रेटेजिकली अगर रूस के लिए कितना अहम है। मारियुपोल यहां है, जबरदस्त बमबारी यहां पर चल रही है रूस की। कम से कम 1 महीने 2 महीने से ज्यादा हो गया मारियुपोल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों यहां दक्षिण पूर्वी यूक्रेन पर उसका फोकस इतना ज्यादा है? इसको समझिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। व्लादिमीर पुतिन की नजर यहां नहीं है, यूक्रेन के पश्चिम में नहीं है, दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में है। और वो इसीलिए क्योंकि रूस के पास गरम सागर, गरम पानी का सागर जो है, इसका एक्सेस रूस के पास नहीं है। अगर यूक्रेन नेटो ताकतों के पास चला जाता है तो रूस पूरी तरह से लॉक हो जाएगा, क्योंकि उसके उत्तर में जो सागर हैं वो हमेशा फ्रीज हो जाते हैं, नॉर्थ पोल के पास हैं, हमेशा ठंडे फ्रीज होते हैं, तो वहां उनकी शिपें नहीं चल सकती। अगर उसको दुनिया के साथ व्यापार करना है तो उसको गरम सागर, गरम समुंदर चाहिए। और ये यहां काला सागर है और ये सी ऑफ अजराव है। सी ऑफ अजराव का सबसे बड़ा बंदरगाह है मारियुपोल। मारियुपोल पर कब्जा यानी सी ऑफ अजराव पर रूस का कब्जा। रूस की नाव, रूस की शिप्स, रूस की पनडुब्बियां अब यहां आ सकती हैं और रूस जमीन से सीधा इस गरम सागर सी ऑफ अजराव से जुड़ेगा। यहां ये क्रीमिया है और ये काला सागर यानी ब्लैक सी। तो अगर यहां इस छोटी सी एरिया को काटने का काम करेगा और यहां से एक कनेक्शन बनाने का कोशिश करेगा, कैनाल बनाएगा, तो रूस के लिए सी ऑफ अजराव से काला सागर तक जुड़ना और गर्म पानी के 2 बंदरगाह, खेरसान यहां पर, मारियुपोल यहां पर, और फिर क्रीमिया के इस तरफ यहां ओडेसा है। ओडेसा पर भी उसकी नजर होगी, क्योंकि काला सागर और सी ऑफ अजराव 2 गर्म पानी के समुंदर हैं जिससे रूस को एक्सेस मिलेगा और दुनिया से व्यापार तो करेगा ही, लेकिन नेटो देशों पर भी नजर रखेगा। तुर्की नीचे है, तुर्की पर भी नजर रखेगा। ये स्ट्रेटेजिक नीति है, ये रणनीति है, इसीलिए हमला किया है व्लादिमीर पुतिन ने, क्योंकि नेटो की ताकतें अगर यहां आ गई तो फिर रूस तो फंस गया। वो अपने देश की सोच रहा है व्लादिमीर पुतिन। रूस के यूक्रेन पर हमले तेज हो रहे हैं, लेकिन यूक्रेन भी रूस को बख्शने के मूड में नहीं है, अभी भी लड़ रहा है। शहर के शहर खाली हो गए हैं, शहर के शहर खंडर हो गए हैं, खेरसान पर कब्जा छूट गया है, मारियुपोल पर रूस ने कब्जा कर लिया है, लेकिन यूक्रेन रूस पर जबरदस्त पलटवार करने की कोशिश कर रहा है। रूस के सैकड़ों टैंकों, विमानों को अब तक तबाह कर चुका है। ताजा वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया है, जिसमें एक रूसी विमान को यूक्रेन ने अपना निशाना बनाया, जिसके बाद यूक्रेन ने रूसी विमान को ड्रोन के जरिए तबाह कर दिया। हमले के बाद विमान धूं धूं करके जलने लगा और आग के शोलों में तब्दील हो गया। रूस से जंग लड़ते हुए ज़ेलेंस्की को 56 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान उसकी सेना, उसकी जनता दोनों मैदाने जंग में डटी रही। यूक्रेन को पश्चिमी देशों की बहुत सारी मदद भी मिली, हथियारों से लेकर आधुनिक और आर्थिक मदद भी मिली, लेकिन अब ज़ेलेंस्की को मदद मिलनी बंद हो रही है। जर्मनी के चांसलर ने ऐलान किया है कि वो अब यूक्रेन को हथियार नहीं दे पाएंगे। जर्मनी ने फैसला क्यों लिया, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध में जर्मनी ने छोड़ा यूक्रेन का साथ। रूस के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठा पा रहा है जर्मनी। यूक्रेन को हथियारों की मदद को लेकर धर्म संकट में फंसा जर्मनी।
रूस के खिलाफ जंग में जिस तरह से जेलेंस्की को यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबसे मदद की उम्मीद है, हर जगह से मदद मिल भी रही है, लेकिन अब यूक्रेन को नाटो देश जर्मनी के साथ छूटता दिख रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज का ताजा बयान। जर्मनी के चांसलर ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद यूक्रेन और अमेरिका दोनों ही जर्मनी को पुतिन का सहयोगी मानने लगे हैं। ओलाफ शॉल्ज अपने ताजा बयान की वजह से घिर चुके हैं। असल में इस बार उन्होंने यूक्रेन को दो टूक कह दिया है कि और हथियार देना मुमकिन नहीं है। इस बयान के बाद जर्मनी के चांसलर का उनके ही देश में विरोध होने लगा है, जबकि यूक्रेन यूरोप और अमेरिका से गुजारिश कर रहा है कि जंग में उसे हथियारों की सख्त जरूरत है। सोशल मीडिया पर रूस के खिलाफ यूक्रेन कैंपेन भी चला रहा है कि रूस से व्यापार बंद किया जाए और खास तौर पर रूस के तेल और गैस से हाथ खींचे जाएं। यूक्रेन इस बार अमेरिका और यूरोप से ज्यादा हथियारों की मांग भी कर रहा है, लेकिन जर्मनी ने यूक्रेन की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। Чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, тим сильніші будуть наші позиції, тим скоріше буде мир. इतना ही नहीं, जर्मनी के चांसलर ने साफ कहा कि वो अपनी फौज के इस्तेमाल वाले जितने हथियार यूक्रेन को दे सकते थे वो दे चुके हैं। अब और हथियार देना मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने नाटो का रुख भी साफ किया। उन्होंने दोहराया कि यूक्रेन की जंग में नाटो शामिल नहीं होगा। उनकी दोनों ही बातें यूक्रेन को चुभने वाली थी। यूक्रेन ही नहीं, यूरोप के बाकी देशों और अमेरिका को भी ये तल्ख बयान चुभ गया। सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि जर्मनी के चांसलर को ऐसा बयान देना पड़ा। क्या रूस यूक्रेन के बीच युद्ध में जर्मनी का नुकसान हो रहा है? क्या युद्ध के बीच धर्म संकट में फंस गया है जर्मनी? क्या रूस यूक्रेन युद्ध में बलि का बकरा बन रहा है जर्मनी? जंग की शुरुआत से ही जर्मनी ने रूस को लेकर के कठोर रुख नहीं दिखाया। इसके पीछे की वजह है गैस। रूस से मिलने वाली गैस को जर्मनी की लाइफलाइन कहा जाता है। यही वजह है कि जर्मनी के अंदर कुछ लोग विरोध करें या फिर पश्चिमी देश, जर्मनी अब तक रूस को लेकर कठोर रुख नहीं दिखा सका। रूस के साथ तेल गैस की डील की वजह से ही जर्मनी यूक्रेन का उतना साथ नहीं दे पाया जितना अन्य देश दे रहे हैं। रूस के साथ जर्मनी के कारोबारी रिश्तों में जंग के बाद कोई खास बदलाव नहीं आया। हालांकि नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट पर रोक जरूर लगी, लेकिन माना जा रहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन तो बनकर तैयार है। जब भी हालात बेहतर होंगे, जर्मनी उस पाइपलाइन के जरिए रूस से गैस मंगवा सकेगा। इसके साथ ही अभी तक जितना कारोबार रूस और जर्मनी के बीच हो रहा था, उसमें प्रतिबंधों के बावजूद कोई खास बदलाव नहीं हुआ। रूस से आने वाली कुछ चीजों पर जर्मनी ने बैन भी लगाया, लेकिन तेल और गैस की ऊंची कीमतों ने इंपोर्ट का बिल कम नहीं होने दिया। दावा है कि जर्मनी मोटे तौर पर 3 देशों से नेचुरल गैस मंगवाता है। इनमें रूस के अलावा नॉर्वे और हॉलैंड शामिल हैं। लेकिन 55% नेचुरल गैस की सप्लाई अकेले रूस से होती है, 31% नॉर्वे से और महज 13% हॉलैंड से। नॉर्वे और हॉलैंड के पास इतनी गैस नहीं है कि ये दोनों देश रूस की भरपाई कर पाए। वहीं जर्मनी के कुछ अधिकारी रूस की गैस का विकल्प जल्द ढूंढने का दावा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि कतर से नेचुरल गैस खरीदने के लिए जर्मनी लगातार बात कर रहा है। दावा भले ही हो, लेकिन कतर से ये बातचीत अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। बल्कि दावा तो ये किया जा रहा है कि अगर डील हो भी गई तो कतर से जर्मनी तक गैस पहुंचाने का रूट बनाने में ही सालों लग जाएंगे। मतलब साफ है कि तब तक रूस से नेचुरल गैस की सप्लाई बेरोक होती रहेगी। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जर्मनी केवल वक्त टाल रहा है या वो वाकई मजबूर है। ये तो पूरी दुनिया समझ रही है कि 55% नेचुरल गैस की भरपाई एक झटके में मुमकिन नहीं है, जो जर्मनी की दुखती रग है। लेकिन यूक्रेन को हथियार देने से इनकार करना शक पैदा करने वाला है। मतलब साफ है कि रूस और यूक्रेन की जंग में जर्मनी के चांसलर मझधार में फंसे हैं। ना तो वो रूस के साथ दिखने का रिस्क ले सकते हैं और ना ही वो रूस पर एक्शन का जोखिम उठा सकते हैं। क्या रूसी राष्ट्रपति